हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर से है। और इससे पहले मैंने पार्ट वन बनाया है इसका, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एयर गैप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज इट्स। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग इंडक्शन मोटर का एयर गैप अगर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इन तीनों पैरामीटर में से क्या चीज बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं एयर गैप होता क्या है। देखिए ये हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर होता है और इस पे कुछ इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ रहता है। यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा डायग्राम बना के बता देता हूँ। ठीक है, और इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं थ्री फेज। ठीक है, और जैसे हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं, यहाँ पे हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंड्यूस होता है। ठीक है, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और इसका जो स्पीड है, यानी ये जो फ्लक्स जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, यानी एनएस। और एनएस इक्वल टू आपको एक रिलेशन पता होगा, 120 एफ डिवाइडेड बाई पी, जहाँ पे एफ होता है हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पी जो है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मशीन। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में होता है यहाँ पे रोटर। ठीक है, और यहाँ पे जो गैपिंग होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, जो गैपिंग होता है, इतना दूर का जो गैपिंग है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम लोग एयर गैप। ठीक है, और यहाँ पे यही क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग एयर गैप को बढ़ाएंगे तो इनमें से क्या चीज बढ़ेगा। तो देखिए हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये बढ़ जाता है। अब देखिए कैसे बढ़ता है ये समझते हैं। मान लीजिए हमारा पहले एक इंडक्शन मोटर था जिसका एयर गैप जो था ये 5 mm था। ठीक है, ऐसे इतना होता नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेके समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझे। अब ये जो हमारा इंडक्शन मोटर है यहाँ पे डायग्राम में, इसका जो है एयर गैप ये है 10 mm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लक्स लिंक करेगा, ये जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे जो फ्लक्स रोटेट कर रहा है, ये रोटर के साथ लिंक करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे देखिए गैप ज्यादा है तो इसके बीच में क्या है, एयर। एयर गैप इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे गैपिंग है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमारा क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, तो एयर क्या करता है, एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, यानी जो हमारा फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से यानी स्टेटर फील्ड से रोटर फील्ड में आने के लिए क्या होगा, एयर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और एयर जो है हमारा नॉन मेटल है, तो इसमें जो है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको ट्रेवल करने में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यानी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और जब हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी एयर गैप ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, फ्लक्स के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये जो फाई है इसका वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी ये यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लिंक करेगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग करंट देना पड़ेगा। यानी जो करंट का वैल्यू है हमारा, आई का जो वैल्यू देंगे, आई एम यानी मैग्नेटाइजिंग करंट का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, तभी तो हमारा आउटपुट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि एयर गैप बढ़ाएंगे तो क्या चीज बढ़ जाएगा, तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो है बढ़ जाएगा, तभी जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, उसके कारण हमारा रोटर के साथ लिंक होगा। और देखिए एयर गैप बढ़ने से क्या होता है, एयर गैप बढ़ने से जो है हमारा पावर फैक्टर, यानी इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है ये तो सबसे पहले लैगिंग में होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, लैगिंग का मतलब यूनिटी से कम। ठीक है, यानी यूनिटी बोलते हैं वन को। ठीक है, यानी जो हमारा लैगिंग होगा इसका मतलब 0.8 होगा, 0.7 होगा, नहीं तो 0.6 होगा। इसी पावर फैक्टर पे जो है हमारा इंडक्शन मोटर जो है रन करता है। तो एयर गैप बढ़ाने से जो होता है हमारा पावर फैक्टर भी पुअर हो जाता है मशीन का। अब पावर फैक्टर कैसे पुअर होगा ये समझते हैं। देखिए पावर फैक्टर में बेसिकली हम लोग कॉस फाई से डिनोट करते हैं इसको, और कॉस फाई इक्वल टू होता है, ये होता है किलोवाट डिवाइडेड बाय केवीए। ठीक है, किलोवाट को बोलते हैं हम लोग वर्किंग पावर। और पावर फैक्टर का मेरा वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज देख लें, उसमें मैंने पावर फैक्टर डिटेल में समझाया। तो कॉस फाई यानी पावर फैक्टर बेसिकली होता है हमारा रियल पावर या फिर वर्किंग पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मोटर है, मोटर को बेसिकली ऑपरेट करने के लिए दो पावर चाहिए। एक तो हमारा चाहिए रिएक्टिव पावर KVAR, जो मैंने बताया उस वीडियो में, और एक जो होता है किलोवाट। ठीक है, किलोवाट पावर चाहिए।
और इन्हीं दोनों का जो होता है, इन्हीं दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल पावर कहलाता है, यानी केवीए। ठीक है, केवीए इक्वल टू होता है केवीएआर यानी रिएक्टिव पावर प्लस हमारा किलोवाट। ठीक है, तो मोटर के अंदर हमारा बेसिकली यही दोनों पावर ट्रेवल करता है, केवीएआर यानी रिएक्टिव पावर और किलोवाट। ठीक है, तो केवीएआर का क्या काम है, ये काम करता है मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोवाइड करना, जो अभी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, जितना भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो करंट यूज करते हैं मोटर में या फिर ट्रांसफार्मर में, वो हमारा प्रोवाइड करता है केवीएआर यानी रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब देखिए आईएम यानी मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर सिंपल सी बात है पुअर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमारा आईएम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो एयर गैप बढ़ाने से इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो पुअर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एस इज द स्लिप एंड एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इज गिवन बाय। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर के अंदर जो है रोटर के अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा, मैं यहाँ पे रोटर डायग्राम कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये केज रोटर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये केज रोटर होता है हमारा। तो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे क्या कहता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो करंट ट्रेवल करेगा, यानी जो करंट इंड्यूस होगा रोटर के अंदर, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू होगा एस इंटू एफ। ठीक है, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और जो हमारा स्लिप है, इंडक्शन मोटर का जो स्लिप का वैल्यू है उसका प्रोडक्ट होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, ये डिराइव कैसे हो, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले। देखिए आपको एक रिलेशन पता होगा, एन एस इक्वल टू यानी सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है 120 एफ डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिप समझ लीजिए थोड़ा सा। स्लिप बेसिकली जो होता है हमारा एन एस यानी सिंक्रोनस स्पीड, यानी जिस स्पीड पे हमारा फ्लक्स रोटेट कर रहा है उसका स्पीड माइनस रोटर का जो स्पीड होता है, यानी स्पीड ऑफ रोटर, इसी के डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग स्लिप। ठीक है, और स्लिप इक्वल टू होता है, स्लिप का जो फॉर्मूला पढ़िएगा, तो स्लिप इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस। और स्लिप बेसिकली जो है 0 से लेके 1 तक ये वेरी करता है। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखिए एन एस हम लोग को पता है, एन एस इक्वल टू है हमारा 120 एफ डिवाइडेड बाय पी, यानी ये जो स्पीड है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है जो स्टेटर के अंदर रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एन आर यानी रोटर का स्पीड क्या होगा, आपको पता है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर का स्पीड होता है वो हमेशा कम होता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड से वो हमेशा थोड़ा सा नीचे रोटेट करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ए सिंक्रोनस मोटर। अब देखिए एन आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 120 एफ डिवाइडेड बाय एफ आर इंटू पी, जहाँ पे एफ आर है हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एन आर को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन एस माइनस एन। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये समझ, एन आर इक्वल टू 120 एफ आर डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहां से हम लोग एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पहला केस यानी जो हमारा ये पहला इक्वेशन है ये वाला, यहां से एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी इंटू एन एस डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, और दूसरा जो हमारा ये इक्वेशन है नीचे में, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ आर इक्वल टू पी एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, और जब हम इन दोनों इक्वेशन को, यानी ये जो इक्वेशन है हमारा, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को जब डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा एफ डैश, यानी जो हमारा रोटर का फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा एस इंटू एफ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे करके बता ही देता हूँ। देखिए इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 था हमारा, इक्वेशन 2 था एफ आर डिवाइडेड बाय एफ इक्वल टू, एफ आर का वैल्यू क्या था हमारा, पी एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन जो था हमारा ये था पी एन एस
डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। अब देखिए ये टर्म हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 पी इंटू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय 120 इंटू पी एन एस, ठीक है। और यहाँ से 120 कट जाएगा और यहाँ से P भी कट जाएगा और ये P भी कट जाएगा। अब देखिए जो हमारा है वैल्यू यहाँ पे एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। इसकी जगह हम लोग एस पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एफ आर डिवाइडेड बाय एफ इक्वल टू एस, ठीक है। देयरफॉर एफ आर इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू स्लीप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका रिलेशन निकालते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में याद नहीं होगा तो फिर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है इन एन इंडक्शन मोटर रिएक्टेंस पर फेज इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए इंडक्शन मोटर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसमें वाइंडिंग करते हैं। ये मान लीजिए हमारा स्टेटर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपर वायर से वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। 3 फेज का वाइंडिंग करते हैं। अब आपको पता है किसी भी वायर का, जैसे मान लीजिए हमारा वायर है, तो इस वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, आर। और अब देखिए रिएक्टेंस आता क्या है, कहाँ से, यानी एक्सेल, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये देखिए कैसा आएगा, ये जो वाइंडिंग किया हुआ हमारे इंडक्शन मोटर में, ये किसी कोर के ऊपर करते हैं, यानी फेरोमैग्नेटिक कोर के ऊपर करते हैं हम लोग, ताकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी भी कोर के ऊपर जब वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो ये इंडक्टर बन जाता है, ठीक है। एक तरह से इंडक्टर की तरह काम करता है। तो इंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, यानी एक्सेल। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोला है कि इंडक्शन मोटर में रिएक्टेंस पर फेज किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये होता है स्लिप के, ठीक है। देखिए जब हमारा इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल पे रहता है, ठीक है, तो रोटर रिएक्टेंस का जो वैल्यू होता है, इसको हम लोग बेसिकली x2 से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू जो होता है, जो है यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वही रहता है, यानी x2 का x2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा मोटर जो है पिकअप पकड़ता है, जब रोटर हमारा रोटेट करने लगता है, तो उसमें क्या होता है, एक टर्म आता है स्लिप, ठीक है। तो स्लिप में क्या हो जाता है, हमारा जो रिएक्टेंस होगा रोटर के अंदर, ये हो जाता है s इंटू x2, ठीक है, यानी स्लिप के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है व्हेन एन इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन द रोटर फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे स्विच ऑन जो किया है, इसका मतलब जो है हमारा रोटर जो है स्टैंड स्टिल पे, यानी स्टार्टिंग में जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा रोटर जो है 0 स्पीड पे है, यानी इनिशियल स्पीड पे है, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड यानी जब हमारा रोटर स्टैंड स्टिल पे होता है, तो रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ बियरिंग यूज्ड फॉर 25 HP मोटर। देखिए यहाँ पे नॉर्मल जब हमारा मोटर आता है, यानी 5 HP तक का जितना भी मोटर होता है, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं बेसिकली बॉल बियरिंग, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे देखिए 25 HP है, यानी मोटर का जो हॉर्स पावर है बहुत ही ज्यादा है, यानी इसके ऊपर जो हम लोग लोड लगाएंगे ये काफी हैवी लोड होगा, ठीक है। यानी हैवी लोड में जब हमारा हैवी लोड आता है मोटर के ऊपर, तो हम लोग बॉल बियरिंग वहाँ पे यूज नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली हम लोग यूज करते हैं रोलर बियरिंग, ठीक है। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ इन दोनों में क्या अंतर है, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग में। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है बॉल बियरिंग का। और बॉल बियरिंग में जैसे आपको पता है कि जो हमारा लोड होता है, एक स्फेयर, यहाँ पे जो स्फेयर होता है छोटा सा, इसके ऊपर होता है, ठीक है। यानी अंदर में छोटा छोटा जो होता है बॉल टाइप का होता है, उसी के ऊपर हमारा क्या होता है, लोड आता है, ठीक है। तो लोड बेसिकली देखिए यहाँ पे कांटेक्ट, जो अगर आप फुटबॉल को ग्राउंड पे रखिएगा तो फुटबॉल का बहुत ही कम पार्ट का जो एरिया होता है वो ग्राउंड को टच करता है, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे वही है कि जो हम लोग बॉल यूज कर रहे हैं बियरिंग के अंदर, वो स्फेयर शेप में होता है, ठीक है। स्फेयर शेप होने के कारण क्या होगा कि इसमें जो लोड दे रहे हैं, इसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है, यहाँ पे जो साफ्ट यहाँ से कनेक्टेड होता है, इसके ऊपर जो साफ्ट का लोड पड़ेगा वो क्या होगा, बहुत ही कम एरिया में डिवाइड होता है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू, आपको पता होगा प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। यानी एरिया यहाँ पे हमारा कम है तो प्रेशर हमारा ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर हैवी लोड पे अगर हम लोग यूज करेंगे बॉल बियरिंग को, तो इसके अंदर जो बॉल यूज कर रहे हैं क्या होता है, निकल जाता है, बाहर आके टूट जाता है, ठीक है।
तो हैवी लोड के लिए हम लोग बॉल बियरिंग यूज नहीं करते हैं, रोलर बियरिंग यूज करते हैं। अब देखिए रोलर बियरिंग कैसा होता है ये देख लीजिए। देखिए रोलर बियरिंग जो होता है कुछ इस तरह से होता है, और इसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं ये बेसिकली रोलर शेप में होता है। देखिए यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप में है, तो यहाँ पे देखिए जो लोड डिवाइड होगा, जो इसके अंदर साफ्ट जो लगा रहेगा उसके ऊपर लोड पड़ेगा, तो लोड जो होगा हमारा इस सिलेंडर के ऊपर डिवाइड होगा। अब सिलेंडर जो है, किसी भी सिलेंडर को ग्राउंड सरफेस पे रखिएगा तो इसका जो एरिया है यानी जो ग्राउंड को टच कर रहा है ये ज्यादा पार्ट टच करेगा। यानी अब देखिए यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू लगाइए फोर्स बाय एरिया, यानी हमारा एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो प्रेशर है कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हैवी लोड में हम लोग बेसिकली बॉल बियरिंग यूज करते हैं, और जितना भी हमारा कन्वेयर बेल्ट होता है इंडस्ट्री में वहां पे हम लोग बॉल बियरिंग यूज करते हैं, क्योंकि उसको काफी हैवी लोड को है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है इन अ इंडक्शन मोटर इफ P is the power delivered to the rotor and S is the slip then the power lost in the rotor as copper loss will be। देखिए इसका आंसर होगा हमारा B, यानी पावर लॉस यानी जो कॉपर लॉस में हमारा जो पावर वेस्ट होगा रोटर के अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के ऊपर। ठीक है, यानी जितना ज्यादा स्लिप होगा उतना ज्यादा हमारा पावर कॉपर लॉस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू 1 होता है और मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप का वैल्यू होता है ये भी 1 होता है। ठीक है, तो ये दो केस है जहाँ पे हमारा रोटर के अंदर जो कॉपर लॉस होगा यानी I²R लॉस होगा ये सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका इक्वेशन डिराइव कर देता, लेकिन ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिराइव करके थियोरेटिकल वीडियो इंडक्शन मोटर पर डालूँ तो मैं हो सके डाल दूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं है। इससे पहले मैंने वो जो रोटर फ्रीक्वेंसी वाले पे बताया वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो उससे आप लोग बोर हो जाइएगा। तो यहाँ पे बस मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, यानी जो रोटर के अंदर जो पावर आता है ग्रॉस पावर जो आता है ये होता है PG इक्वल टू I2², यानी करंट जो है रोटर के अंदर करंट यहाँ पे 2 जो लग गया इसका मतलब रोटर हो गया। ठीक है, इंटू R2 डिवाइडेड बाय S, जहाँ पे S है हमारा स्लिप। ठीक है, तो ये रिलेशन याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो गया, P इक्वल टू होता है हमारा VI। ठीक है, सिंपली होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इक्वल टू IR होता है, तो IR का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा I²R। ठीक है, और यहाँ पे एक S डिवाइडेड होता है तो S आपको याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थियोरेटिकल इंडक्शन मोटर पे जितना भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है टॉर्क का हो गया, पावर का हो गया, पावर फैक्टर का हो गया, ये सब मैं डाल दूंगा, आपको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि एक हमारा इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जो स्टेशनरी पोजीशन पे, यानी अभी इंडक्शन मोटर हमारा रोटेट नहीं कर रहा है, रन नहीं कर रहा है। अब हम लोग वहाँ पे 2 फेज सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल केस में हम लोग इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं जिसके कारण हम लोग को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि हम लोग सिर्फ 2 फेज सप्लाई दे रहे हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। तो इस सिचुएशन में हमारा आउटपुट जो होगा इंडक्शन मोटर का क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी, इंडक्शन मोटर जो है हमारा बर्न हो जाएगा यानी जल जाएगा। अब देखिए कैसे जलेगा, यहाँ पे देखिए एक टर्म आता है सिंगल फेजिंग। ठीक है, सिंगल फेजिंग का मतलब होता है जैसे इंडक्शन मोटर मान लीजिए हमारा रन कर रहा है। ठीक है, ये 3 फेज वाइंडिंग है हमारा स्टेटर का, इसके अंदर हम लोग दिए हुए हैं 3 फेज। ठीक है, ये R हो गया, यहाँ से ये Y हो गया, और ये लास्ट वाला जो फेज है ये B है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फॉल्ट आया सिस्टम में, अब हमारे जो 2 फेज है ये 2 फेज जो है हमारा कट हो गया, नहीं तो इसका जो वोल्टेज है ड्रॉप हो गया, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और पूरा जो लोड है मोटर का ये सिंगल फेज पे यानी ये जो लास्ट वाला फेज है इस पे आ गया है। ठीक है, तो इस केस को बोलते हैं हम लोग सिंगल फेजिंग। ठीक है, और इस केस में जो होता है मोटर बेसिकली 50% लोड कैरी करता है। अगर आप इससे ज़्यादा लोड दीजिएगा तो क्या होगा, करंट जो है आर्मेचर करंट यानी रोटर के अंदर जो करंट आ रहा है वो ज़्यादा ड्रॉन होगा, यानी IA हमारा बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ लोड, यानी लोड को कैरी करना है तो उसको करंट ज़्यादा चाहिए। अब करंट ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, हमारे वाइंडिंग में हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के कारण क्या होगा, वाइंडिंग हमारा जल जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि जब सिंगल फेजिंग होता है तो वहाँ पे हम लोड 50% से ज़्यादा नहीं देते हैं। तो ये जो सिंगल फेजिंग है यानी सिंगल फेज पे हमारा इंडक्शन मोटर तब रन करता है जब हमारा रोटर जो है पहले से एक स्पीड पे होता है, यानी पहले से ही रोटेट कर रहा होता है, तब हमारा सिंगल फेजिंग
सिचुएशन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोटर हमारा स्टैंड स्टिल पे यानी रुका हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर आप 2 फेज सप्लाई दीजिएगा तो हमारा मोटर जो है बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होगा वाइंडिंग के अंदर, और वाइंडिंग के अंदर हीट जनरेट होगा तो डायरेक्टली जो है इंडक्शन मोटर को पूरा पूरा जला देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। मोटर जब हमारा रन करते रहेगा उस समय सिंगल फेजिंग होता है, तब हमारा मोटर रोटेट करेगा। लेकिन अगर स्टैंड स्टिल पे अगर हम लोग 3 फेज सप्लाई ना दे करके 2 फेज सप्लाई देते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा मोटर जल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा वेरिएबल लोड है, ठीक है, यानी एक वेरिएबल लोड है जिसमें काम करना है क्या कि हम लोग को पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है। और जो हमारा हेड है यानी जो वाटर लेवल का जो लोकेशन है वो फिक्स्ड है हमारा। तो इस सिचुएशन में हम लोग कौन सा मोटर यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए यहाँ पे वेरिएबल बोल दिया, वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, यानी हमारा पानी का जो क्वांटिटी होगा वो इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा, ठीक है। एक बार इंक्रीज बढ़ेगा घटेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करेंगे, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई होता है, और इसमें हम लोग इजिली जो है टॉर्क को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्टिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट, ठीक है। रोटर के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करके इसका टॉर्क जो है वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन है कि एक हमारा सबमर्सिबल पंप है, ठीक है। अब सबमर्सिबल पंप जो भी होता है घर में यूज करते हो तो इंडक्शन मोटर ही होता है हमारा, ठीक है। अब बोल रहा है एक सबमर्सिबल पंप है जिसको हम लोग 25% जो है लोअर वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, रेटेड वोल्टेज से। कहने का मतलब ये 100 वोल्टेज अगर रेटेड है इसका, तो हम लोग सिर्फ 75% ही वोल्टेज दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, यानी 100% वोल्टेज ना दे करके 75% ही दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में पंप का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। पंप जो है हमारा हीट हो जाएगा और हीट होने के बाद जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और क्यों होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है जो कि अभी नो लोड पे रोटेट कर रहा है। अब हम लोग सडनली क्या है उसमें लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों पैरामीटर में से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी सारे स्टेटमेंट में से कैसा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारा इनकरेक्ट है? तो इसमें होगा हमारा ए, ठीक है। देखिए बेसिकली जब हम लोग लोड देते हैं किसी भी मोटर में, चाहे वो एसी हो या फिर डीसी हो, तो उसके अंदर जो करंट होता है यानी रोटर के अंदर जो करंट होता है ये बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ए, यानी ये जो है हमारा गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है देखिए डबल स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में बेसिकली हम लोग 2 वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक है। एक अपर केज बोलते हैं हम लोग और एक नीचे में होता है उसको बोलते हैं हम लोअर केज, ठीक है। अपर केज में यहाँ पे पूछा गया है कि अपर केज में क्या होता है। तो अपर केज में बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है ये हाई होता है और रिएक्टेंस हमारा लो होता है, ठीक है। लेकिन जो लोअर केज है इसमें जस्ट अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस हमारा बहुत ही कम होता है और रिएक्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि हम लोग का जो स्टार्टिंग करंट है यानी मोटर के अंदर जो आई है यानी आई ए आर्मेचर करंट बोलिए फिर स्टार्टिंग करंट जो भी बोलिए, उसका वैल्यू हमारा कम हो जाए, ठीक है। और ये एक तरह से स्टार्टर की तरह काम करता है और स्टार्टर का बेसिकली काम होता है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, ठीक है, जिसके कारण जो है वोल्टेज ड्रॉप जो होगा हमारे सिस्टम में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो हमारा पुल आउट टॉर्क कंडीशन होता है कब आता है, ठीक है। जो स्लिप का वैल्यू होगा कितने परसेंट पे आएगा? तो ये होता है हमारा 20 to 25%, यानी 20 से लेके 25% तक, ठीक है। यानी अगर स्लिप का वैल्यू 20 से लेके 25 तक आता है तो इस केस में जो होगा हमारा कंडीशन होता है पुल आउट टॉर्क। पुल आउट टॉर्क होता है क्या, ये देखिए ये समझते हैं। हर एक मोटर यानी जो भी मोटर हम लोग एसी हो या फिर डीसी हो उसका एक कैपेसिटी होता है कि ये हमारा इतना न्यूटन मीटर से ज्यादा टॉर्क जनरेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारा स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है जो कि जिसका मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करने का कैपेसिटी है यहाँ पे 50 न्यूटन, ठीक है। यानी 50 न्यूटन पर मीटर से ये ज्यादा जो है टॉर्क जनरेट नहीं करता है। अब मान लीजिए ये जो मोटर है हमारा ये फुल लोड को कैरी करके चल रहा है, यानी ये अभी अपने मैक्सिमम टॉर्क पे है, 50 न्यूटन टॉर्क जनरेट करके ये लोड को कैरी करके चल रहा है। अब मान लीजिए हम लोग लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में हम लोग लोड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मोटर के पास तो कैपेसिटी नहीं है, इससे ज्यादा जनरेट नहीं कर सकता ये टॉर्क। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मोटर का टॉर्क जो है ये
कम जाता है, ठीक है, यानी डिक्रीज होने लगता है, फॉल होने लगता है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग पुल आउट टॉर्क, ठीक है, पुल आउट टॉर्क। और इसका दूसरा नाम है ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। तो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में हमारा बेसिकली स्लिप का जो वैल्यू हो 20 से 25% अगर होता है तो यहाँ पे ये सिचुएशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रिएक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो रनिंग कंडीशन में कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैंड स्टिल वैल्यू। देखिए रिएक्टेंस जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस पे, ठीक है, यानी स्लिप के ऊपर। यानी जब हमारा मोटर स्टैंड स्टिल के ऊपर होता है, यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है, तो उस सिचुएशन में हमारा होता है स्लिप, जैसे मैंने बताया अभी, रिएक्टेंस एस इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिप का वैल्यू क्या होगा, स्टैंड स्टिल पे 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स कीजिएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को आउटपुट में एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हमारा 10 ओम है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोलता है कि जब रनिंग कंडीशन आता है, ठीक है, अब रनिंग कंडीशन आएगा तो क्या होगा, हमारा स्लिप का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी घटेगा, ठीक है। 1 का मतलब होता है 100%, ठीक है, यानी 100 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे तो इसका वैल्यू तो 1 होगा, ठीक है। यानी स्टैंड स्टिल में कंडीशन में, स्टैंड स्टिल केस में जो होता है हमारा स्लिप का वैल्यू 1 होता है। अब जैसे ही मोटर जो होता है स्पीड पकड़ता है यानी रोटेट करने लगता है तो वहाँ पे हमारा स्लिप का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अब मान लीजिए हमारा स्लिप का वैल्यू क्या है, 3% है, ठीक है। तो 3% में हम लोग क्या लिखेंगे, 0.003, ठीक है, ये वैल्यू होगा। और यही वैल्यू हमारा इंटू हो जाएगा किससे, 10 से, ठीक है। यानी इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, ये आएगा हमारा 0.03 ओम, ठीक है। तो यही रीजन है हमारा कि रनिंग कंडीशन में जो रिएक्टेंस होता है वो कम जाता है एज कम्पेयर टू स्टैंड स्टिल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि सार्ज मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग 3 फेज जो सप्लाई देते हैं वो कहाँ पे देते हैं, तो ये देते हैं हम लोग रोटर के अंदर और विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्लिप रिंग, ठीक है। और सार्ज मोटर क्या था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारा पार्ट 1 है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, उस पर मैंने डिटेल में बताया, तो प्लीज उस वीडियो को देख लें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। सार्ज मोटर जो होता है बेसिकली एक स्पेशल मोटर है हमारा। इसमें जिस तरह से नॉर्मल मोटर के अंदर रोटर होता है उसी तरह इसमें भी होता है और एक स्टेटर होता है, ठीक है। रोटर जो होता है इसके अंदर 2 वाइंडिंग होता है, रोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होता है। एक मान लीजिए हमारा W1 है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देते हैं 3 फेज AC सप्लाई। और ये 3 फेज मोटर है, सार्ज मोटर जो हमारा बेसिकली 3 फेज मोटर है और इसीलिए ये पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में भी आता है। यहाँ से हम लोग देते हैं 3 फेज सप्लाई, ठीक है, रोटर के पहले वाइंडिंग में। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा दूसरा वाइंडिंग होता है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाइंडिंग होता है ये कनेक्टेड होता है कम्यूटेटर से, ठीक है। कम्यूटेटर के पास 2 ब्रश होता है और यहाँ से हम लोग को DC मिलता है और जो DC जाता है ये सीधे स्टेटर के अंदर जाता है, ठीक है। और सार्ज मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये सिमिलर होता है शंट मोटर से, ठीक है, यानी जो हमारा DC शंट मोटर होता है उसी से मैच करता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, यानी कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और देखिए यहाँ से एक सार्ज मोटर से इंपॉर्टेंट MCQ पूछता है कि ये कौन सा मोटर है जो पावर फैक्टर पे, यूनिटी पे रोटेट करता है, ठीक है। यानी ऐसा कौन सा मोटर है जो पावर फैक्टर यूनिटी पे रन करता है, तो यही है हमारा सर्ज मोटर। सर्ज मोटर का जो पावर फैक्टर होता है ये यूनिटी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है हमारा और उसका जो रोटर का जो सर्किट है ये ओपन है। देखिए जो हमारा नॉर्मल केस में जो स्क्वायरल गेज का जो रोटर होता है ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं, कॉपर का मोटा मोटा जो कंडक्टर होता है ये, और ये हमारे वाइंडिंग की तरह काम करता है। ये आपस में क्या होता है, पैरेलली स्क्वीड होता है, ठीक है, ताकि इसके अंदर मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो। और यहाँ पे जो लास्ट में हम लोग इंड बार यूज करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, सारे एक जगह मैच करता है इसका इंड, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं इंड रिंग से, ताकि हमारा सर्किट जो है एक क्लोज लूप बन जाए और इसमें जो हमारा आई करंट जो है फ्लो हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि एक हमारा केज रोटर है जिसमें हम लोग जो कंडक्टर है इसको लास्ट में हमने इंड नहीं किया, यानी इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट नहीं किया है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, हमारा मोटर जो है स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा आई करंट फ्लो होगा ही नहीं। क्योंकि आई को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, क्लोज लूप चाहिए। किसी भी, जब तक हमारा क्लोज लूप नहीं बनेगा तब तक उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सर्ज मोटर इज लोकेटेड। देखिए
ये बेसिकली हमारा लोअर पार्ट ऑफ द रोटर होता है, ठीक है। यहीं पे हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है, जैसे मैंने बताया था 2 वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो लोकेशन होता है ये रोटर के जस्ट नीचे वाले पार्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं कर पाता है, क्यों? देखिए सिंक्रोनस स्पीड बेसिकली हम लोग बोलते हैं जिस स्पीड पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा होता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा होता है, 3 फेज सप्लाई दीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जिस स्पीड में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस, ठीक है। तो इस स्पीड पे जो है हमारा इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो रोटेट नहीं करता, इससे थोड़ा सा क्या होता है लैग होता है, यानी इससे कम होगा, यानी एनएस हमेशा बड़ा होता है एनआर से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, रोटर टॉर्क वुड देन बिकम जीरो। अब देखिए हमारा उस कंडीशन में टॉर्क जीरो क्यों हो जाता है, यानी एन एस इक्वल टू जब एन आर होगा तो यहाँ पे हमारा टॉर्क जीरो क्यों होता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा अभी मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, और ये रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा कंडक्टर यानी रोटर रखा हुआ है। अब देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा एन एस है यानी जो फील्ड का स्पीड है ये मान लीजिए 1000 आरपीएम है, ठीक है। और अभी हमारा रोटर क्या स्टैंड स्टिल पे यानी जीरो पे है, यानी जैसे हम लोग सप्लाई दिए उस सिचुएशन में क्या है हमारा रोटर अभी जीरो पे है। तो इन दोनों के बीच में देखिए रिलेटिव स्पीड का वैल्यू कितना है, बहुत ही ज्यादा है, रिलेटिव स्पीड बहुत ही ज्यादा है इन दोनों के बीच में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स कट करेगा रोटर ये बहुत ही ज्यादा होता है, यानी लार्ज अमाउंट में फ्लक्स कट करेगा। तो इस सिचुएशन में हमारा जो टॉर्क होगा स्टार्टिंग में बहुत ही हाई होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हमारा जो रोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड को कैच करेगा यानी 1000 आरपीएम के पास आने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए जैसे जैसे ये धीरे धीरे पहुंचेगा वैसे वैसे क्या होगा, फ्लक्स जो कट कर रहा है रोटर वो कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बाइक से, ठीक है, और एक और आदमी आ रहा है आपके पीछे से आप ही के डायरेक्शन में। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आप दोनों का जो स्पीड है ये कांस्टेंट हो गया, तो आप दोनों क्या है इक्वली हैंड शेक कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया था वहां पे। यहाँ पे इक्वली आप लोग हैंड शेक कर सकते हैं इजिली, ठीक है। यानी हैंड शेक कीजिएगा तो क्या होगा आपके बीच में कोई भी लैग और लीड नहीं आएगा। तो वहां पे भी वही होता है, जब हमारा इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो जैसे जैसे सिंक्रोनस स्पीड के पास आता है वैसे वैसे हमारा क्या होता है फ्लक्स कम करता है। अब सिचुएशन मान लीजिए अब हमारा एन एस इक्वल टू एन आर हो गया, ठीक है, यानी दोनों कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करने लग गया, सेम स्पीड पे, यानी 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में देखिए हमारा फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है, यानी फ्लक्स कट करता है वो जीरो, यानी रोटर के अंदर जीरो करंट फ्लो हो रहा है, यानी ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा हमारा। अब ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा तो क्या होगा, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होता है, रोटर अपने आप फिर से लैग होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अब जैसे ही वो नीचे आएगा वैसे ही क्या होगा, फिर से उन लोग के बीच में रिलेटिव स्पीड का वैल्यू आ जाएगा कुछ ना कुछ, और वो फिर से फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है। तो यही आंसर है कि यही रीजन है कि इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताता हूँ। जब हमारा एन एस यानी सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू रोटर स्पीड हो जाता है तो यहाँ पे जो टॉर्क का वैल्यू होता है ये जीरो होता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो स्लिप का वैल्यू होगा ये भी हमारा जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होगा? जब आप टॉर्क का इक्वेशन पढ़िएगा तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के सप्लाई के स्क्वायर के ऊपर, स्लिप के ऊपर, इंटू R2 के ऊपर, ठीक है, यानी रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा स्लिप का वैल्यू जीरो होगा तो टॉर्क भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और टॉर्क जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लक्स जो कट कर रहा है वो हमारा जीरो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर में जो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है हमारा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किसके साथ मैच करता है? तो ये हमारा डीसी शंट मोटर के साथ मैच करता है, ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारा स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है और इसमें जो है जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज है यानी जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं ये 50% जो हमारा रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो टॉर्क डेवलप करेगा मोटर वो कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 75%, यानी मोटर जो टॉर्क जनरेट करेगा वो 75% कम हो जाएगा। अब देखिए कैसे कम होगा।
मान लीजिए पहला केस था हमारा जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे थे 100, ठीक है, यानी 100 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज दे रहे थे। अब देखिए जैसा हम लोग जानते हैं टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो पहले केस में लेके चलते हैं। अभी मान लीजिए हमारा Vs जो है, Vs इक्वल टू टॉर्क, यानी Vs स्क्वायर जो होता है हमारा टॉर्क लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 100 इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू 100%, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को टॉर्क मिल रहा है 100%। अब देखिए यहाँ पे एक का वैल्यू लेके चलेंगे, यानी जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज 1 देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाय, यानी 100% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है 50%, तो 50% बचा है कितना, यानी 50 वोल्ट दे रहे हैं अब इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 इंटू 50 इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा हमारा 50 इंटू 50, ठीक है। अब देखें यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारा ये 100, उसके बाद फिर जब इसको इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 से ये 4 बार में चला जाएगा, यानी कितना बचा यहाँ पे, 100% डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यानी जब इसको हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना, 25%, ठीक है। यानी जब हम लोग 50 वोल्ट देंगे, यानी जब हम लोग 50 वोल्ट सप्लाई देंगे तो हमारा जो मोटर जनरेट करेगा टॉर्क वो कितना करेगा, 25%। तो यहाँ पे कितना परसेंट रिड्यूस हो गया, तो 75 यहाँ पे कम हो गया हम लोग, क्योंकि अभी 25 ही दे रहा है ना, तो 75 जो है हमारा क्या हो गया, कम हो गया, यानी रिड्यूस हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे इंडक्शन मोटर के अंदर 2 फ्लक्स इंड्यूस होता है। सबसे पहला तो हमारा मेन फ्लक्स, यानी जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं मेन वाइंडिंग के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसका स्पीड क्या होता है, ns, यानी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है 120f डिवाइडेड बाय p, ठीक है। अब ये फ्लक्स क्या होता है, लिंक करता है रोटर कंडक्टर के साथ, जिसके कारण क्या होता है, फ्लक्स कट होता है और एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके कारण एक आई करंट फ्लो होता है रोटर के अंदर, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे भी एक हमारा फ्लक्स इंड्यूस होता है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फाई आर, ठीक है, यानी रोटर का जो फ्लक्स है उसको मैं फाई आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेन फ्लक्स जो है और रोटर का जो फ्लक्स है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना होता है, तो ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होता है ये हमेशा 0 होता है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड कैसे समझते हैं। मान लीजिए एक हमारा A1 है जो साइकिल चला रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, और एक हमारा A2 है, ये भी साइकिल चला रहा है, ये 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कंपेयर करना है। यानी इसका स्पीड देखिए 20 किलोमीटर है और इसका स्पीड कितना 10 किलोमीटर है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो हमारा मेन फ्लक्स होता है और रोटर फ्लक्स होता है ये दोनों सेम स्पीड पर रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। यानी अगर ये हमारा 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो हमारा रोटर फ्लक्स भी 1000 आरपीएम पे रोटेट करता है। तो इन दोनों में देखिए रिलेटिव स्पीड निकालिएगा, यानी 1000 माइनस 1000 तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा हो गया रोटर फ्लक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कभी कि जो हमारा रोटर है और जो हमारा मेन फ्लक्स है यानी फाई मेन, इसमें कितना स्पीड होता है, तो ये देखिए ये तो आपको पता है मेन फ्लक्स हमारा ns की स्पीड पे यानी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है, लेकिन जो हमारा रोटर होता है ये सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम यानी थोड़ा सा लैग करता है। कहने का मतलब अगर ns हमारा यानी सिंक्रोनस स्पीड जो है ये 1000 आरपीएम है, तो हमारा जो रोटर रोटेट करेगा ये करेगा हमारा 950 आरपीएम, नहीं तो 900 आरपीएम, यानी 1000 से हमेशा कम होता है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर मान लीजिए एक ऐसा केस आता है कि ns यानी जो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो मेन फ्लक्स है और जो हमारा रोटर है nr, इन दोनों का जब स्पीड सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा
रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स जो कट करेगा रोटर कंडक्टर, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, यानी फ्लक्स कट कर रहा है वो जीरो, यानी फ्लक्स कट नहीं करेगा तो हमारा ईएमएफ भी जीरो होगा, ईएमएफ जीरो होगा तो हमारे रोटर के अंदर करंट भी जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो मोटर का जो टॉर्क डेवलप होगा, ये टॉर्क भी हमारा जीरो हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमारा मोटर क्या होता है, फिर से धीरे धीरे लैग होने लगता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि सिंक्रोनस आई मीन इंडक्शन मोटर जो है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर लेके चलते हैं, ठीक है, यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बेसिकली जो आउटसाइड में जो वायर मिलता है, ये 6 वायर होता है। ठीक है, 3 हमारा स्टेटर फील्ड का और 3 जो होता है हमारा रोटर का होता है। ठीक है, ये स्टेटर फील्ड में आप दे दीजिए 3 फेज एसी सप्लाई, और ये जो 3 फेज जो आ रहा है रोटर के अंदर से, जिससे हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इसमें अगर आप मान लीजिए डीसी सप्लाई दे दीजिएगा, एक फेज छोड़ करके, एक फेज को हटा दीजिए आप, 2 फेज में अगर आप डीसी सप्लाई दे दीजिएगा तो हमारा जो मोटर होता है वो सिंक्रोनस मोटर बन जाता है। और इस सिचुएशन में जो है हमारा जो रोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड पे यानी कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को जो है सिंक्रोनस मोटर की तरह रोटेट करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडक्शन मोटर में जो है हमारा रोटर स्पीड यानी रोटर का जो स्पीड होता है, जिसको हम एनआर से लिखते हैं, ये कभी भी हमारा जो है एनएस के स्पीड पे नहीं रोटेट कर पाता है। क्यों? ठीक है, लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा होता है। तो एनआर जो है यानी इंडक्शन मोटर में हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे क्यों नहीं रोटेट करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर एनआर इक्वल टू एनएस हो जाएगा तो हमारा वहाँ पे टॉर्क जीरो हो जाएगा, यानी जो फ्लक्स कट कर रहा है वो जीरो हो जाता है, जिसका हमारा जो मोटर है वो लैग होने लगता है। ठीक है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर में हमारा एनएस इक्वल टू एनआर होता है, यानी जिस स्पीड पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसी स्पीड पे जो है हमारा जो रोटर है, जो साफ्ट है हमारा, वो भी रोटेट करता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये है हमारा डबली एक्साइटेड मशीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग स्टेटर वाइंडिंग में देते हैं 3 फेज सप्लाई। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग है और यहाँ से दे रहे हैं हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई। मान लीजिए इसका ये कनेक्शन है, इसका ये है और इसका ये है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 3 फेज सप्लाई देने पे हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा φm। ठीक है, और हम लोग रोटर के अंदर जो है अलग से देते हैं डीसी सप्लाई। ठीक है, अब डीसी यहाँ पे क्यों देते हैं, क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा कि डीसी हम लोग हमेशा क्यों देते हैं, इसके अंदर एसी देंगे तो क्या होगा। देखिए डीसी जो है हमारा डायरेक्ट करंट है। ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा मैग्नेट बनेगा ये परमानेंट मैग्नेट बनता है, यानी जो पोलैरिटी होगा, अगर मान लीजिए इधर साउथ बना तो इधर हमारा हमेशा नॉर्थ ही रहेगा। ठीक है, यानी ये श्रिंक कभी नहीं करेगा हमारा। लेकिन अगर हम लोग इसमें एसी देंगे तो एसी क्या होता है, हमारा एक पीरियड पे जो है अपने आप को रिवर्स करता है। ठीक है, ये मान लीजिए एसी दिए तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेट बनेगा, एक बार में ये साउथ बनेगा, फिर नॉर्थ, फिर इधर नॉर्थ आ जाएगा, फिर इधर साउथ आ जाएगा, फिर इधर साउथ, फिर इधर नॉर्थ, यानी हमारा जो है ये श्रिंक करता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम लोग सिंक्रोनस मोटर में हमेशा डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर के अंदर, ताकि हमारा जो मैग्नेट बने वो परमानेंट मैग्नेट बने। और इस सिचुएशन में जो है देखिए अब ये हमारा एन एस इक्वल टू एन आर के स्पीड पे कैसे रोटेट करता है। देखिए जैसे हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा मोटर के अंदर, सिंक्रोनस मोटर के अंदर। अब ये मान लीजिए हमारा रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका जो स्पीड है यानी सिंक्रोनस स्पीड है 1000 आरपीएम है। ठीक है, अब हम लोग अलग से जो है एक डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर के अंदर। अब डीसी एक्साइटेशन देंगे रोटर के अंदर तो ये भी क्या बनाएगा, एक अपना मैग्नेट बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो हमारा स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब क्या होता है, डीसी एक्साइटेशन देंगे तो रोटर के अंदर भी बनेगा, तो रोटर के अंदर जो बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है। इधर साउथ बनेगा, यानी जस्ट अपोजिट पोलैरिटी होता है, इधर साउथ बनेगा और इधर हमारा नॉर्थ बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो एक पोल के लिए हुआ, अब इसी तरह से हमारा दूसरा पोल भी हो गया। तो मान लीजिए हमारा साउथ है, इधर हमारा नॉर्थ है। ठीक है, इसके साथ भी तो ये क्या होता है, आपस में लिंक करता है, अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, आपस में ये लॉक हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर दोनों आपस में लॉक होकर के क्या होता है, सेम स्पीड पर रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि सिंक्रोनस मोटर जो है हमारा कांस्टेंट स्पीड मोटर है, लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू रोटर स्पीड कभी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है जिसका
सप्लाई वोल्टेज जो है हम लोग 50% जो है रिड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो स्टार्टिंग करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना परसेंट रिड्यूस होगा। देखिए मान लीजिए पहला जो हमारा सप्लाई वोल्टेज था ये था 100%, यानी 100 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज को हम लोग 50% रिड्यूस कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा 50 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा रिड्यूस हो रहा है तो करंट भी हमारा रिड्यूस होगा 50%, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। यानी वोल्टेज ही हम लोग को डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ जो है करंट फ्लो होगा किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है। अगर वोल्टेज हमारा लो होगा, ठीक है, यानी वोल्टेज डिफरेंस अगर हमारा लो है तो वहाँ पे करंट का वैल्यू भी लो ही होता है, यानी करंट जो ट्रेवल करेगा वो लो जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पे हमारा यहाँ पे आंसर होगा 50%, ठीक है। वोल्टेज होगा 50% रिड्यूस करेंगे तो हमारा करंट भी जो है 50% रिड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा डबल स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा स्टार्टिंग में वो किसमें सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा ए, मोस्टली फ्लो थ्रू द अपर वाइंडिंग। अब देखिए अपर वाइंडिंग में कैसे फ्लो होगा, मैंने आपको बताया था कि डबल स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में बेसिकली हम लोग दो वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, यानी जो केज होता है दो केज वाइंडिंग करते हैं। पहला जो होता है हमारा अपर केज, ठीक है। अपर केज में क्या होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ये हाई होता है लेकिन रिएक्टेंस बहुत ही लो होता है, ठीक है। और लोअर वाले वाइंडिंग में जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे रिएक्टेंस हमारा हाई होता है और रेजिस्टेंस जो है हमारा लो होता है, ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, जब हमारा करंट ट्रैवल करेगा, जैसे ही हम लोग रोटर के अंदर जैसे ही हमारा करंट जो होगा लिंक करेगा फ्लक्स के कारण, तो देखिए यहाँ पे अब देखिए करंट जैसे ही हमारा इंड्यूस होगा रोटर के अंदर, ये क्या होगा, दोनों वाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट जब होता है तो ये इनवर्स पोर्शन में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लोअर वाइंडिंग है यानी लोअर केज वाइंडिंग जो है, इसमें देखिए हमारा रिएक्टेंस हाई है, ठीक है। रिएक्टेंस हाई है तो यहाँ पे इम्पिडेंस का जो वैल्यू होगा ये बहुत ही हाई होगा एज कम्पेयर टू अपर वाइंडिंग। तो यहाँ पे इम्पिडेंस हाई है तो इसको जो करंट होगा यानी जो करंट आएगा ये इसमें बहुत कम आएगा, आई का वैल्यू जो होगा बहुत कम होगा और ज़्यादा जो होगा सारा का सारा करंट क्या होगा, अपर वाइंडिंग में चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो हमारा इम्पिडेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ। ये जो डबल स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है इसका दूसरा नाम है हमारा लो स्टार्टिंग करंट, ठीक है। और इसका जो टॉर्क होता है ये हाई टॉर्क होता है, ठीक है। और इसका जो स्लिप का जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है, तो इसी बेसिस पे इसका नाम पड़ा लो स्टार्टिंग करंट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लो स्लिप मोटर, ठीक है। इसको जो हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 HP तक के इंडक्शन मोटर में जो हम लोग स्लॉट यूज करते हैं वो किस तरह का होता है। तो इसका आंसर होगा सी, सेमी क्लोज्ड स्लॉट विद पैरेलल टीथ, ठीक है। यानी जो हम लोग स्लॉट यूज करते हैं, आप देखे होंगे जो स्टेटर वाइंडिंग होता है उसमें जो स्लॉट यूज करते हैं हम लोग, कटिंग जो रहता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है, ओपन स्लॉट, उसका क्लोज स्लॉट और सेमी क्लोज स्लॉट। तो सेमी क्लोज स्लॉट जो होता है बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्मॉल मोटर में, ठीक है। और ओपन स्लॉट जो होता है ये बेसिकली हम लोग हाई HP के लिए यानी 25 HP से जितने भी बड़े बड़े मोटर होते हैं वहाँ पे हम लोग ओपन स्लॉट यूज करते हैं। और क्लोज स्लॉट जो होता है बेसिकली मीडियम साइज के मोटर के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये डिफरेंट स्लॉट इसलिए यूज करते हैं ताकि सिस्टम के अंदर हार्मोनिक ना आए, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग ना आए, कॉगिंग क्रॉलिंग जितना भी हमारा टर्म आता है इंडक्शन मोटर में, उस चीज से बचने के लिए हम लोग इस तरह का जो है स्लॉट डिजाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर दोनों सेम मोटर है, इसमें जो होता है हमारा स्लिप रिंग होता है, ठीक है। और ये स्लिप रिंग का जो वैल्यू होता है ये 3 होता है, यानी 3 स्लिप रिंग यूज करते हैं। और स्लिप रिंग जो होता है हमारा केज इंडक्शन मोटर में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, ये जो स्लिप रिंग हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन मोटर में किस चीज का बना होता है। तो ये बेसिकली फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन चारों स्टार्टर में से ऐसा कौन सा स्टार्टर है जिसमें स्टार्टिंग करंट का जो वैल्यू होता है बहुत ही ज़्यादा होता है यानी हाई होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसमें कोई हम लोग इस तरह से डिज़ाइन नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा अलग से एक्सटर्नल चीज़ नहीं ऐड करते हैं सर्किट के अंदर जिससे हमारा स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो सके।
इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को हम लोग बेसिकली 5 HP तक के मोटर के लिए यूज़ करते हैं, यानी छोटा छोटा जो मोटर होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और जितने भी बड़े बड़े इंडक्शन मोटर हैं वहाँ पे हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम लोग डीसी मोटर में स्टार्टर यूज़ करते हैं। और स्टार्टर का जो बेसिकली काम है, ये स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इंडक्शन मोटर का शाफ्ट होता है, ठीक है, ये शाफ्ट जो रखा हुआ रहता है किसके ऊपर ये माउंटेड होता है, यानी जो जिस पे माउंटेड होता है ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बेसिकली हमारा मिल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, देखिए कास्ट आयरन का जो होता है ये बेसिकली फ्रेम होता है, यानी जो इंडक्शन मोटर का जो बॉडी होता है बाहर से ये बना होता है कास्ट आयरन का। ठीक है, अगर रोटर का जो शाफ्ट पूछेगा आपसे कि ये रोटर का जो शाफ्ट होता है किस मेटल से बना होता है, किस मटेरियल से, तो ये होता है हाई स्पीड सिलिकॉन स्टील। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है, जैसे ये देखिए हमारा मान लीजिए शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर क्या है, यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ रहता है, और यहाँ पे हमारा बियरिंग होता है, 2 बियरिंग होता है, एक फ्रंट में और एक बैक में। ठीक है, और ये जो बियरिंग जिसके ऊपर रखा होता है, ये जो मटेरियल होता है यहाँ पे जो मेटल होता है, इसको बोलते हैं मिल्ड स्टील, यानी जो बना होता है ये मिल्ड स्टील से बना होता है। तो आप कंफ्यूजिंग से कास्ट आयरन नहीं मारिए, कास्ट आयरन से बेसिकली इसका फ्रेम बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर इज। तो देखिए ये जो शेप होता है ये हमारा बेसिकली रेक्टेंगुलर पाराबोला होता है, और यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा टॉर्क है, ठीक है, और ये जो है हमारा स्लिप है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉर्क, और ये जो है हमारा स्लिप है। तो आपको पता है स्लिप का जो वैल्यू होता है ये 0 से 1 तक वेरी करता है। ठीक है, 0 to 1, और यहाँ पे जो ओरिजिन है तो ओरिजिन पे जो वैल्यू होगा ये हमारा 0 होगा। ठीक है, और ये इसको मान लेते हैं हम लोग टी मैक्स, यानी ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क है। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए हमारा टॉर्क का जो लाइन है मैक्सिमम टॉर्क है। अब यहाँ से जो हमारा कर्व बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोला, और ये टॉर्क और स्लिप के बीच का जो कर्व है कुछ इस तरह डिज़ाइन होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इंडक्शन मोटर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हो सके इसका मैं पार्ट 3 भी अपलोड करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इंडक्शन मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो डालूंगा ये मेज़रमेंट के ऊपर होगा, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आए हैं कि सर प्लीज़ आप मेज़रमेंट के ऊपर बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेज़रमेंट का थ्योरेटिकल कुछ मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूंगा, जो कि MCQ क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।